हैं तो क्या बन जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है। और हमने एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बात करी थी। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टीआई प्लाज्मिड of the agrobacterium, and we have also studied about that the tDNA of the agrobacterium is incorporated into the plant cell, and it causes the disease that is crown gall disease. The crown gall disease was made due to the infection of the agrobacterium tumefaciens. तो कौन सी डिजीज होती है, क्राउन गॉल डिजीज होती है। वैसे ही दूसरी स्पीशीज की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स दैट इज कोडिंग द हेयरी रूट डिजीज। ओके, आरआई प्लाज्मेट होता है वहां पर विच इज रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens दैट इज टीआई, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट इट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट। सो दीज वर द जीन्स। कल हमने बात करी थी, कल मैंने जब आपको ये पढ़ाया था प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के P/Q। ओके ठीक है, चलो ठीक है, वो भी करा देंगे, क्लियर करवा देंगे, साथ साथ सॉल्व करा देंगे, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करा देंगे। आज तो मैं लेके नहीं आया हूँ क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो वी वर सेइंग कि द टीआई प्लाज्मिड ऑफ दिस tDNA वाज इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द प्लांट सेल। तो अगर हम ऑक्सिन, साइटोकाइन और ओपाइन को, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर ऑक्सिन, साइटोकाइन और ओपाइन की जगह अगर हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं, हम इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं प्लांट के अंदर, अगर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर यहां इस रीजन में अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, इन जीन्स को हटा के, या इनका क्या कर दें, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दें। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या, कि अगर जब कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आप यहां इनकॉर्पोरेट कराएंगे तो मान लो वो ऑक्सिन की जीन के अंदर या साइटोकाइन की जीन के अंदर या ओपाइन की जीन के अंदर क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सिन वाली जीन जो होगी वो साइलेंस हो जाएगी, यानी कि उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों बोला, क्योंकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने यहां इंसर्ट करा दिया था, तो हेंस इट विल लीड टू द inactivation of the auxin, cytokine या opine genes, hence the term insertional inactivation. Now, तो हमने बोला था कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर आर द क्रूशियल in order to transport the tDNA into the plant cell या host cell। ऐसा ही पढ़ा था हमने कल, सब लोग मैसेज करके बताओ, ऐसा ही पढ़ा था क्या कल? कुछ समझ में आया था कल जो पढ़ाया था? तो आज देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens में अगर हम कोई जेनेटिक, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर यहां इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम का जब इन्फेक्शन होगा तो कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस टीआई प्लाज्मिड। अब देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये सब हमने कल पढ़ा था, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा। तो आज देखते हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम लोग जनरली क्यों डेवलप कर रहे हैं? ताकि हम प्लांट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या सॉल्ट स्ट्रेस से बचा सकें। कुछ ऐसी जीन इनकॉर्पोरेट करें कि प्लांट जो है वो सॉल्ट स्ट्रेस से बच सकें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकें, या प्लांट जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बन सकें। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बीटी कॉटन का, तो आज बीटी कॉटन को हम एक डिटेल में देखते हैं। बीटी कॉटन क्या है? एक ट्रांसजेनिक प्लांट था। क्यों डेवलप किया गया था? क्योंकि जो बीटी कॉटन के जो फ्लावर था, फ्लावर जो होता है वहां पे क्या, एक वॉर्म जो था वो ग्रो कर रहा था। तो उस वॉर्म के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा था कि पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो खराब हो रही थी, बर्बाद हो जा रही थी। तो अब क्या किया गया कि बीटी कॉटन में हमने, ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैसिलस thuringiensis। उसके अंदर कुछ जीन्स पाई गई, जैसा कि हमने बात करा था कि उसके अंदर है क्राइजीन। अब उसके अंदर बहुत सारी क्राइजीन है, और ये क्राइजीन क्या करती हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन्स बनाती हैं जो इंसेक्ट्स, कैटरपिलर्स लार्वा जो होते हैं, फ्लाई लार्वा जो होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं, बीटल्स जो होते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, टॉक्सिन्स की तरह बिहेव करते हैं। अब इनका ये तो इनका क्या है, प्रोडक्शन है। अगर हम बात करें कि हमने बात करी कि बहुत सारी टाइप्स की बैसिलस thuringiensis
के अंदर क्राइजीन है, तो क्राइजीन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और बहुत अलग अलग टाइप्स की जो क्राइजीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग तरीके के एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं और वो एंडोटॉक्सिन्स स्पेसिफिक हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जरा देखना। जैसे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें पोटैटो बीटल की, अगर बात करें तो पोटैटो बीटल को अगर आप देखो, पोटैटो बीटल का लार्वा जो है वो क्राई 3A प्रोटीन जो होता है उसके लिए क्या है, क्राई 3A प्रोटीन जो होता है जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा वो किसके लिए स्पेसिफिक है, इस पर्टिकुलर बीटल लार्वा के लिए स्पेसिफिक है। ऐसे ही अगर हम क्राई 1AC की अगर बात करें तो टबैको मोज़ेक या टबैको बड वॉर्म्स जो होते हैं, टबैको के प्लांट में जो वॉर्म्स होते हैं जो टबैको की मतलब क्या बोलते हैं क्रॉप होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनको अगेंस्ट, इन बड वॉर्म्स के अगेंस्ट क्राई 1AC जीन जो है उससे जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होगा वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और अगर हम यूरोपियन कॉर्न बोरर्स की अगर बात करें और तो दे आर किल्ड बाई क्राई 1AB और क्राई 1F, क्राई 1AC एंड क्राई 9C proteins. So these are the proteins which is used, which are producing the endotoxin which is specifically killing the corn borers. If we talk about the BT cotton, तो BT cotton variety presently used against tobacco budworms, bollworms, certain other caterpillars और क्राई 1AC प्रोटीन जो होता है वो स्पेसिफिकली जो क्राई जीन है, उस क्राई जीन में मैंने बताया उनके अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ। तो हर क्राई जीन के जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये एंडोटॉक्सिन जो इन जीन्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्पेसिफिक हैं। जैसे क्राई 1AC जो है वो बीटी कॉटन में यानी कि बडवॉर्म्स, टबैको बडवॉर्म्स, बॉलवॉर्म्स और कैटरपिलर्स के क्या हैं, अगेंस्ट काम करते हैं। जेनेटिक्स इज ऑलरेडी कवर्ड बाय आशुतोष सर ना, जेनेटिक्स इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड बाय आशुतोष सर ना ऑन यूट्यूब। पहले ही पढ़ाई जा रही है वो, तो आप वहां पे ज्वाइन करो ना, वो भी तो उनका क्लास ज्वाइन करो आशुतोष सर का, इज वेरी गुड एट जेनेटिक्स। ओके चलो, तो इनका दिखाने का मतलब क्या, इनका दिखाने का मतलब ये है कि हर क्राई जीन, ऐसा नहीं है कि क्राई जीन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके को इंसेक्ट को किल कर सकती है, ऐसा नहीं है। इन क्राई जीन्स के अलग अलग क्या हैं, वेरिएंट्स हैं। इन क्राई जीन में हमने तो एक पूरा नाम बोला है, क्राई जीन के सॉरी वेरिएंट्स नहीं, टाइप्स हैं अलग अलग जो स्पेसिफिक टाइप के एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पेसिफिक एंडोटॉक्सिन स्पेसिफिक हैं। जैसे कि यहाँ पे 1AC की बात करें तो वो बॉलवॉर्म्स, बडवॉर्म्स और कैटरपिलर के लिए स्पेसिफिक हैं। कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1AB, क्राई 1F, क्राई 1AC और क्राई 9C ये स्पेसिफिक हैं। ये केवल किसको, कॉर्न बोरर्स जो हैं उनको ही किल करेंगे स्पेसिफिकली। ओके, सो दिस वाज इट के दीज आर द डिफरेंट BT strains produced by different that is the heading कि different BT strain produce different cry protein। तो different तरीके का प्रोटीन बनेगा, यानी कि different तरीके के क्राई प्रोटीन बन रहे होंगे या एंडोटॉक्सिन बन रहे होंगे जो स्पेसिफिक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ओके, आप देखो BT कॉटन के क्या था, द इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म Bacillus thuringiensis is a naturally occurring soil borne bacteria found worldwide। हमने क्या किया कि Bacillus thuringiensis के बीच में क्या है, उसके अंदर क्या थी, क्राई जीन जो थी वो प्रेजेंट थी। हमने क्राई जीन जो है वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आइसोलेट करी ताकि हम इस क्राई जीन को इनकॉर्पोरेट करें प्लांट के अंदर और प्लांट जो है वो खुद से इंसेक्ट के अंदर या जो भी वॉर्म था जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था कॉटन प्लांट को, उसके अगेंस्ट में प्लांट खुद से क्या करे, अपने आप को डिफेंस कर सके। यानी कि अब जब प्लांट खुद से
एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो एंडोटॉक्सिन क्या करेंगे, केवल स्पेसिफिकल यूज बॉल वॉर्म को हम अपने आप मार देंगे, यानी कि हमें बाहर से कोई भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड अब देने की जरूरत नहीं है। एंड हेंस द प्लांट इज रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर बड वॉर्म या बॉल वॉर्म। ओके, क्लियर? कुछ ऐसा ही। तो हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द क्राइजीन इनसाइड द प्लांट, इनसाइड दैट प्लांट विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। हमने क्या किया, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हमने क्या किया, इस टीडीएनए वाले रीजन में जहां ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन प्रेजेंट थी, हमने यहां क्या किया, क्राइजीन को इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन करा दिया प्लांट के अंदर, और जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन होगा तो टीडीएनए ट्रांसफर होगा, जिसके साथ साथ क्राइजीन भी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और वो होस्ट जीनोम में यानी कि प्लांट जीनोम में जाके क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। और जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो कई प्रोटीन बनेगा, एंडोटॉक्सिन बनेगा, और एंडोटॉक्सिन बनेगा तो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन में जाएगा, यानी कि सेल के अंदर होगा। जैसे ही वॉर्म उसको, प्लांट को जैसे ही खाने की कोशिश करेगा, एंडोटॉक्सिन उसके अंदर जाएगा और इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द बॉल वॉर्म। ओके, तो नाउ अब आप मेरे से ये पूछोगे कि जो एंडोटॉक्सिन है भाई, उसने जो बैक्टीरिया था वो बना रहा था, उसी को क्यों नहीं मार दिया? तो बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया है उसने ही टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव है इनसाइड द बैक्टीरिया। वही अगर हम इस स्लाइड से या इस डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझना और देखना कि क्या है। यहां पर जब कॉटन सेल्स हमने जिसके अंदर क्राइजीन इनकॉर्पोरेट करा दी, तो जब क्राइजीन से एक्सप्रेशन आएगा, प्रोटीन बनेगा, तो कौन सा बनेगा, प्रोटॉक्सिन बनेगा। और ये प्रोटॉक्सिन क्या है, इनएक्टिव टॉक्सिन है, अभी ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। अब ये टॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत किसकी है, एल्कलाइन पीएच की जरूरत है। ओके, एल्कलाइन पीएच की जरूरत है। और तो ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में कहां है, कॉटन सेल्स के अंदर में है। जैसे ही वॉर्म आया और वॉर्म ने सेल को खाया, तो क्या होगा कि जैसे ही ये प्रोटॉक्सिन जैसे ही पेट में पहुंचेगा, किसके, वॉर्म के, तो वहां पर क्या होगा, एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलने की वजह से ये प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, जो एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, गट एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, उसकी सेल्स में क्या करेगा, पोर फॉर्मेशन कर देगा। पोर फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, जब सेल मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आयंस का मूवमेंट होगा इनॉर्मसली, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेल का गड़बड़ा जाएगा, सेल में पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ाएगा, तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। तो कुछ इस तरीके से यहां पे समझाया गया कि कॉटन सेल है, उसने क्या किया, क्राइजीन को एक्सप्रेस किया, तो कौन सा प्रोटीन बना, प्रोटॉक्सिन बना। इस प्रोटॉक्सिन को हम और क्या बोलते हैं, डेल्टा टॉक्सिन भी बोला जाता है। इसको प्रोटॉक्सिन को क्या बोला जाता है, डेल्टा टॉक्सिन भी बोला जाता है, या डेल्टा एंडोटॉक्सिन बोले तो ज्यादा सही है। एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्यों बोला, क्योंकि ये अंदर सेल के प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ द क्राइजीन। तो इसीलिए इसको डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोला जाता है। ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन अभी सेल के अंदर जब है, तो कॉटन सेल के जब अंदर है तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। जैसे ही वॉर्म के गट में पहुंचेगा, एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा, ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, पोर फॉर्मेशन कराएगा, किसके अंदर, इंटेस्टाइनल जो गट एपिथेलियम होगी, गट एपिथेलियम की जो सेल्स होंगी उनमें पोर फॉर्मेशन करा देगा, इनॉर्मस आयंस का मूवमेंट होगा सेल के अंदर, और सेल जो होगी वो क्या कर जाएगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी, डाई ऑफ कर जाएगी। तो इस वजह से जो वॉर्म है वो क्या कर देगा, फीडिंग बंद कर देगा, और फीडिंग बंद हो जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉर्म। सो दैट्स हाउ द बीटी कॉटन एक्चुअली वर्क्स। सो इस तरीके से हमने, देखो ध्यान से इस डायग्राम से समझो, समझो जरा इस डायग्राम से ध्यान से देखो, यहां पर क्या है एग्जैक्टली कि बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स हैं, यहां पर ये हमारा वॉर्म है जिसके अंदर क्या होगा, बीटी टॉक्सिन जैसे ही इसके अंदर पहुंचा तो यहां पर गट में एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलने की वजह से एक्टिवेशन हुआ, यहां पर किसका, प्रोटॉक्सिन से
एक्टिवेटेड टॉक्सिन का। अब जैसे ही एक्टिवेशन होगा तो जो गट इंसेक्ट मिड गट सेल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये टॉक्सिन क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। सिंगल एक्चुअली में होता क्या है कि ये सिंगल मोनोमर एक करके बाइंड किया, इसी के ऊपर फर्दर जो और टॉक्सिन्स होंगे, ये टॉक्सिन जो होंगे वो मोनोमेरिक फॉर्म में एक करके बाइंड किए, इसके साथ और फर्दर मोनोमर्स बाइंड करेंगे और कम से कम इनकी मोनोमर्स की 8 यूनिट्स जब फॉर्म हो जाती है। एग्जैक्टली मैकेनिज्म है कि क्या है, किस तरीके से एग्जैक्टली ये इनॉर्मस इनसाइड मूवमेंट करवा रहे हैं आयंस का। तो एग्जैक्टली ये होता है कि भाई एक्टिवेशन होने के बाद प्रोटॉक्सिन क्या होता है, बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन पे, मिड गट की मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड कर जाता है। मोनोमर आके बाइंड किया, इस मोनोमर के साथ फर्दर जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होंगे मोनोमर आके जुड़ते रहेंगे, आके जुड़ते होंगे रहेंगे, वापस बार बार आके यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। कम से कम 8 यूनिट्स जब जुड़ जाएंगी तो दे विल फॉर्म अ चैनल प्रोटीन। एग्जैक्टली दे फॉर्म अ चैनल प्रोटीन। तो इस 8 यूनिट यानी कि ये मोनोमर 8 यूनिट जुड़ के एक चैनल प्रोटीन बना देंगी, कुछ इस तरीके से। शायद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखो टॉक्सिन ओलिगोमर लिखा हुआ है, इसी वजह से कि ये चैनल प्रोटीन ओलिगोमर जो बना वो इंसर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहां देख पा रहे हो कि पोर्स लीड टू ऑस्मोटिक सेल लिसिस। तो ये जो चैनल प्रोटीन बने इनसे क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर गए और इससे अब क्या होगा, आयंस का इनॉर्मस मूवमेंट होगा इनसाइड ऑफ द सेल के अंदर। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, पोर्स लीड टू द ऑस्मोटिक सेल लिसिस और सेल की डेथ हो जाएगी। तो दैट्स हाउ द वर्म्स इज किल्ड विद द हेल्प ऑफ क्राइजीन। तो एक क्राइजीन के इंसर्ट कराने से, प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कराने की वजह से क्या हो गया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की अब जरूरत नहीं है, बाहर से देने की जरूरत नहीं है। प्लांट खुद ही क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है पर्टिकुलर वर्म के अगेंस्ट। सो दिस वाज बीटी कॉटन। हाँ, मैं बिल्कुल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर में जो भी प्रीवियस ईयर के PYQs हैं मैं उनको सॉल्व करा दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज हाउ द बीटी कॉटन या क्राइजीन जो है उसका जो एंडोटॉक्सिन है वो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या है, फिर से समझेंगे। बीटी कॉटन से क्या बनेगा, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा वो क्या है, प्रोटॉक्सिन है, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। एल्कलाइन पीएच जब इनसाइड ऑफ द गट में पहुंचेगा वॉर्म के, तो वहां एल्कलाइन पीएच की वजह से प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा। मोनोमेरिक यूनिट कहां बाइंड करेंगी, जाके मिड गट की सेल्स पे जाके बाइंड करेंगी और ये मोनोमेरिक यूनिट जो है वो क्या फॉर्म करेंगी, ओलिगोमर फॉर्मेशन करेगी। कितनी यूनिट के साथ, 8 यूनिट, 8 यूनिट जब मिलेगी तो ओलिगोमर का फॉर्मेशन होगा। ये एक तरीके का चैनल प्रोटीन होगा और इंसर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मिड गट की जो सेल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगा और हेंस इट विल लीड टू द ऑस्मोटिक सेल लिसिस एंड दैट्स हाउ इट विल लीड टू अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्म व्हिच वाज इन्फेक्टिंग द कॉटन प्लांट। सो दिस वाज योर बीटी कॉटन। क्लियर? आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ योर ट्रांसजेनिक प्लांट। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, क्राइजीन, जो इंसर्ट करा के हमने एक बीटी कॉटन डेवलप करी जो खुद से क्या है, रेजिस्टेंस है किसके अगेंस्ट, वर्म के अगेंस्ट, जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था पहले। सो बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट। आई थिंक आई सपोज सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर? अरे क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक प्लांट का नेक्स्ट एप्लीकेशन है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करे गए। अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप क्यों करे, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि एक वो है हर्बिसाइड दैट इज ग्लाइकोफोसेट। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक हर्बिसाइड है, स्पेसिफिक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्यों यूज किए जाते हैं,
क्यों यूज किए जाते हैं हर्बिसाइड? कैन एनीवन टेल मी कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट क्यों, मतलब हर्बिसाइड जो है वो क्यों यूज करी जाती है? कैन यू प्लीज टेल मी? एनी आंसर फ्रॉम एनीबडी? कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाई द हर्बिसाइड्स आर यूज्ड? क्या आप लोगों में से कोई है जो मुझे बताएगा कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाए गए, क्यों हर्बिसाइड यूज करा जाता है? कोई है जो अपने आप को काबिल समझता है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? हाँ, रिमूव वीड्स, वीड को रिमूव करने के लिए। अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मतलब क्या था? तो दिक्कत ये थी कि जैसे कि हम ग्लाइकोफोजेट की बात करें तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक हर्बिसाइड है, यानी कि किसी भी प्लांट के ऊपर डाल दोगे वो प्लांट क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आप ग्लाइकोफोजेट को यूज कर रहे हो वीट हटाने के लिए, तो जो आपके लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है आप उसके ऊपर भी अगर ग्लाइकोफोजेट डाल दोगे, अगर हर्बिसाइड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी मर जाएगा। पर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि केवल वीड प्लांट जो है वो केवल मर जाए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है वो बचा रहे केवल। तो इस वजह से किसका यूज किया गया, क्या डेवलप किया गया? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जो थे वो डेवलप किए गए। एक्चुअली में ग्लाइफोफोजेट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है वो समझना। अगर हम बात करें, एक एंजाइम है ईपीएसपी, ईपीएसपी सिंथेस। इस ईपीएसपी सिंथेस जो एंजाइम है इसका काम है, हर्बिसाइड आर यूज्ड टू किल अनवांटेड वीड्स व्हिच कंपीट विद द प्लांट फॉर नरिशमेंट। यस, वेरी गुड मनप्रीत, बहुत अच्छे। तो ईपीएसपी सिंथेस एक एंजाइम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं कि क्यों हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करे गए। ईपीएसपी सिंथेस एक एंजाइम है जो यूज होता है शिकमेट, जो कन्वर्ट करता है शिकमेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को। ये कन्वर्ट करता है किसमें? 5-इनॉल पायरुवेल शिकमेट, आई थिंक शिकमेट है ना, हाँ, इनॉल पायरुवेल शिकमेट। फिर से लिखते हैं, पायरुवेल शिकमेट शिकमेट 3 फॉस्फेट। तो 5-इनॉल पायरुवेल शिकमेट 3 फॉस्फेट इज नोन एज ईपीएसपी। इसी को हम बोलते हैं क्या? EPSP, which is called as 5-inyl pyruvyl shikimate 3 phosphate, which is a precursor. This 5-inyl, that is EPSP, is the precursor for aromatic amino acid formation के लिए ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से? तो टायरोसिन हुआ, ट्रिप्टोफैन हुआ, फिनाइल एलानिन हुआ। तो इन तीनों का ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है? ये ईपीएसपी करवा रहा है। और ये कहां से फॉर्म हो रहा है? शिकमेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को जब हम मिलाते हैं तो वो ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5-इनॉल पायरुवेल शिकमेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट इज द प्रिकर्सर फॉर द अमाइनो एसिड फॉर्मेशन एंड हेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, दैट इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ओके, क्लियर? अरे क्लियर? बताओ 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 बताओ, क्लियर? अब ग्लाइकोफोजेट क्या है? ग्लाइकोफोजेट जो है, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोफोजेट की। तो ग्लाइकोफोजेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसके साथ? किसके अगेंस्ट? इस ईपीएसपी का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यानी कि ये ग्लाइकोफोजेट जो है ये ईपीएसपी के फॉर्मेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है किसी भी प्लांट के अंदर। और अगर ईपीएसपी का इनहिबिशन हो जाएगा तो कभी भी प्लांट के अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या करेगा? ये हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट को भी क्या करेगा?
इन्फेक्ट करेगा। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट में इस चीज को ओवरकम किया गया। कैसे कैसे ओवरकम कर सकते हो? इसके दो वेज हैं इसको ओवरकम करने के लिए, या वो दो वेज क्या है कि या तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है क्या, ग्लाइकोफोजेट। तो अगर हम ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम को अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी तरीके से अगर इंक्रीज कर दें, तो सीधी सी बात है कि अगर इनहिबिटर के कंपैरिजन में एंजाइम की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा कौन बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ? एंजाइम बाइंड करेगा। तो पहली तो वे ये है कि फर्स्ट वे ये है कि अगर दो वेज हैं, पहली वे क्या कि ग्लाइकोफोजेट जो है वो ईपीएसपी का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो अगर हम इस ईपीएसपी एंजाइम की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो ग्लाइकोफोजेट जो है वो कभी भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ईपीएसपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो एंजाइम ईपीएसपी जो होगा वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा बाइंड करेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर? सही बात? अरे बोलो यार। तो हम क्या करा सकते हैं? पहली वे क्या है कि इफ वी ओवर प्रोड्यूस, क्या ओवर प्रोड्यूस किसको कराएं? ईपीएसपी को अगर ओवर प्रोड्यूस करा दें, तो क्या हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंट है ग्लाइकोफोजेट कभी भी ईपीएसपी का फॉर्मेशन कभी रोक नहीं पाएगा, यानी कि इस एंजाइम के फंक्शन को कभी नहीं रोक पाएगा। तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड फॉर्म ना हो। तो ये किसके अंदर कराएंगे? हम अपने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर कराएंगे, वीड प्लांट के अंदर नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसको तो मारना ही है। ठीक, पहली बात क्लियर? पहली बात क्लियर? या दूसरी वे ये है कि भाई ग्लाइकोफोजेट जो है वो इफेक्ट किसको कर रही है? ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम को। एंजाइम को क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। तो अगर हम म्यूटेंट ईपीएसपी अगर डेवलप कर दें, म्यूटेंट ईपीएसपी डेवलप कर दें जो ग्लाइकोफोजेट के होने से उसको कोई फर्क ही ना पड़े, म्यूटेंट ईपीएसपी डेवलप कर दें जिसको ग्लाइकोफोजेट के होने से कोई फर्क ही ना पड़े, तब भी क्या होगा? ये पाथवे चलता रहेगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते रहेंगे। तुम ग्लाइकोफोजेट कितनी भी डालो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि दिस एंजाइम इज म्यूटेंट फॉर द ग्लाइकोफोजेट। क्लियर? सो दिस इज हाउ these are the two ways that a herbicide resistant plant is developed। ठीक है, तो आप यही एग्जाम्पल एज इट इज याद रखोगे क्योंकि यही गेट में आपसे पूछा जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो, अगर क्वेश्चन आया तो यहां से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? 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 डन? बढ़े आगे? समझ गए सब लोग? सो दिस इज हाउ अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट यूज, दिस विल ऑल्सो बी अ ट्रांसजेनिक प्लांट होगा ये भी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर? नाउ वापस आते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन। अगर हम देखें, तीसरा एप्लीकेशन अगर देखें, तो ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करे जाते हैं प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? जैसे कि विटामिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो आप उनके अंदर, या तो आप विटामिन का प्रोडक्शन उनके अंदर बढ़ा दो। ओके ओके, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो रही है? अगर विटामिन में बढ़ा दो, अमाइनो एसिड कंटेंट बढ़ा दो उनके अंदर का, या आयरन उनके अंदर में इंक्रीज कर दो, तो ये भी किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर हम विटामिन की बात करें तो शायद सबने नाम सुना होगा गोल्डन राइस का। सुना है? गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है वो रिच था किसमें? रिच इन विटामिन ए। तो जिन लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी उन लोगों के लिए क्या डेवलप किया? गोल्डन राइस डेवलप करा गया। गोल्डन राइस जो था, क्यों राइस ही स्पेसिफिकली सेलेक्ट करा गया? क्योंकि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें तो राइस जो है वो हर इंसान, मोस्टली हर इंसान खाता ही खाता है। ठीक है,
तो विटामिन ए जो था वो रिच इन, मतलब दिस गोल्डन राइस वाज रिच इन विटामिन ए। तो जिन लोगों में कमी होती थी विटामिन ए की, उनको क्या खिलाया जाता था? गोल्डन राइस खिलाया जाता कि भाई तुम गोल्डन राइस खाओ तो तुम्हारे अंदर की जो विटामिन ए की कमी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और ठीक हो जाओगे तुम। ठीक है, तो विटामिन ए जो गोल्डन राइस है वो डेवलप किया गया था किसने? दो साइंटिस्ट थे, ट्राइटस एंड बेयर जो था, इन लोगों ने डेवलप किया था क्या? गोल्डन राइस विच वॉज रिच इन विटामिन ए। अब इन्होंने कैसे गोल्डन राइस डेवलप करा? तो देखना, इन्होंने 3 जीन इंसर्ट कराए, 3 जीन्स इंसर्ट कराए, इंसर्टेड फॉर विटामिन ए प्रोडक्शन। विटामिन ए की प्रोडक्शन कराने के लिए 3 जीन इन लोगों ने प्लांट के ऊपर अंदर क्या कराए? इंसर्ट कराए, एंड देवर CRT1, PST1, PST, CRT and LYC. LYC. LYC is for the lycopene cyclase, lycopene CYCLASC, that is cyclase. CRT1 is the phytoene, is for the phytoene, and PST is for the phytoene synthase. Phytoene synthase. So these 3 genes were inserted yet transformed into a plant in order to develop the golden rice which was written in vitamin A. ये तीनों जीन जो हैं, these are precursors. These act as precursor for the formation of बीटा कैरोटीन। ये किसका फॉर्मेशन कराती हैं? बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन कराती हैं। अगर आप प्लांट को इन 3 जीन के साथ अगर इनकॉर्पोरेट कर दो तो प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। कैसे? देखो 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 ध्यान से इस डायग्राम को समझो कि हाउ द बीटा कैरोटीन इज नेचुरली मेड या एक्चुअली मेड। तो ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट को अगर फाइटोइन सिंथेस से अगर हम ट्रीट करते हैं तो बनता है फाइटोइन 2 पायरोफॉस्फेट, फाइटोइन प्लस 2 पायरोफॉस्फेट निकल गए, फाइटोइन बना। फाइटोइन सिंथेस कौन सी जीन थी? फाइटोइन सिंथेस कौन सी जीन थी? अगर हम बात करें तो वो थी कौन सी? PST जीन थी, विच कोड्स फॉर फाइटोइन सिंथेस। एंड अगर हम बात करें CRT1 जिसकी हमने बात करी, नाउ अगर CRT जीन की प्रेजेंस में अगर हम फाइटोइन को CRT जीन्स की प्रेजेंस में देखें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू जीटा कैरोटीन। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ CRT1 it is converting into lycopene, and lycopene is converting, that is LYC gene which is responsible for lycopene cyclase enzyme which is converting this lycopene into the beta carotene which is a precursor for vitamin A. So these 3 genes were actually inserted. अगर सही बात करें, ओके स्क्रीन नॉट क्लियर, मैं फिर से दिखा रहा हूं, सब लोग देखो ध्यान से। जो थोड़ा सा डायग्राम है थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, फिर भी समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है ग्रेनाइल, दैट इज, इसको बोल सकते हैं हम GGPP, दैट इज ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट। ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट सबसे पहली जीन कौन सी लगाई? दैट इज PST जीन which codes for phytoene synthase enzyme which is converting this grenyl diphosphate into phytoene. ये क्या लिखा हुआ है? phytoene plus 2 phosphate. Now in presence of CRT1 it is converted into zeta carotene.
zeta carotene, zeta carotene, and again in presence of CRT1 it is converting into lycopene, ऐसा ही lycopene and in presence of this LYC gene, that is lycopene cyclase, it is converting into beta carotene, that is this lycopene is converting into the beta carotene, and with this beta carotene is precursor for the formation of vitamin A. क्लियर क्लियर, अरे क्लियर बोलो भाई, अरे बोलो यार प्लीज, सब लोग बताओ। तो क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ, क्लियर, समझ गए, आया पल्ले पड़ी मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या याद रखेंगे, तीनों जीन को याद रखेंगे। कौन कौन सी जीन है, पीएसटी जीन है, ओके, पीएसटी जीन है, CRT1 है और LYC या लाइकोपीन साइक्लेज। नाम याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आ सकते हैं। तो हाउ द बीटा कैरोटीन इज फॉर्म, द पाथवे इज द गेट इज ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ PST कन्वर्टिंग टू फाइटोइन, इन प्रेजेंस ऑफ CRT1 इट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइकोपीन, एंड लाइकोपीन साइक्लेज की एंजाइम की वजह से दिस लाइकोपीन इज कन्वर्टिंग इनटू द बीटा कैरोटीन व्हिच इज एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द विटामिन ए। So this is how the golden rice was what we say, the golden rice जिसकी हम बात कर रहे थे वो प्रोड्यूस किया गया इन तीन जीन को इंसर्ट करा के, किसके अंदर, राइस प्लांट के अंदर। इन तीनों जीन्स को क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट करा दिया गया, और वो जो बनने वाला जो ट्रांसजेनिक राइस जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या था, रिच इन विटामिन ए था। क्लियर? सो दैट्स हाउ the golden rice was formed. So this is also, the golden rice is also a application, या हम कहें कि वो भी क्या था, एक ट्रांसजेनिक प्लांट था। क्लियर? आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया। क्लियर? क्लियर? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करें तो सब लोगों ने सुना होगा कि अगर हम पेरिशेबल आइटम्स की बात करें, पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल है वो क्या है, पेरिशेबल आइटम्स होती है, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा ही सबने पढ़ा होगा। तो जिस आइटम की, जैसे हम वेजिटेबल की बात करें, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम, दैट इज, पेरिशेबल की स्पेलिंग क्या, पेरिशेबल। तो ये पेरिशेबल कौन है, वेजिटेबल्स, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे इस पेरिशेबल आइटम का हम लोग अगर बात करें तो सबने सुना होगा, फ्लावर सावर टोमेटो के बारे में सुना होगा, सुना था, सुना है, फ्लावर सावर टोमेटो के बारे में सुना है, अरे बोलो, किसने डेवलप किया था फ्लावर सावर टोमेटो, 1992 में, 1992 में डेवलप किया था किसने, कैलजीन, एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी कैलजीन, उन्होंने इसको डेवलप किया था। कैसे डेवलप किया था, अगर हम बात करें टोमेटो का, जो टोमेटो है एग्जैक्टली, अगर टोमेटो की बात करें तो जब पेड़ पे होता है तो इट इज ऑफ ग्रीन कलर, वाइट इज ऑफ ग्रीन कलर। अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास टोमेटो था जो ग्रीन कलर का था, कुछ इस तरीके से इसको टोमेटो मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये टोमेटो है, और ये किस कलर का है, अभी ग्रीन कलर का था। पहले ग्रीन होता है जब प्लांट के ऊपर होता है, और फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, रेड कलर का टोमेटो होता है, सबने देखा होगा, रेड कलर के टोमेटो में रेड कलर हो जाता है इसका। तो ग्रीन कलर ऑफ दिस टोमेटो, why it is of green color, the green color of this tomato is due to the presence of chlorophyll. Or why the green color converts to the red color, the red color is because of the presence, the red color is because of the presence of the pigment या component that is lycopene, lycopene,
लाइकोपीन जो है उसकी वजह से क्या है कि ये टोमेटो जो है वो रेड कलर का है। अब ग्रीन कलर की इसकी वजह से था, क्लोरोफिल की वजह से था। यहां पे इसकी जब ये ग्रीन कलर का होता है तो इसकी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। और रेड कलर वाला जब लाइकोपीन यानी कि राइपन्ड टोमेटो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो उसका कवर होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर? क्यों सॉफ्ट हो गया, यहां हार्ड क्यों? क्योंकि यहां सेल वॉल जो हो गई है, ये सॉफ्टनेस किसकी वजह से हुई है, क्योंकि सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल है वो क्या कर गई है, वो सॉफ्ट हो गई है। और यहां सेल वॉल जो है वो सॉफ्ट नहीं हुई है, हार्ड है। क्लियर? 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 अरे बोलो। तो हमने एक हार्मोन पढ़ा होगा जैसा कि इथाइलिन के बारे में सबने सुना होगा, और हम जानते हैं कि इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा ही, ऐसा ही, अरे बोलो यार। क्लियर? हाँ, फ्रूट राइपनिंग की वजह। अब जो इथिलीन से जो फ्रूट राइपनिंग होती है, इसके दो मैकेनिज्म हैं। सिंपली समझना, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं थोड़ी सी। तो इसके दो मैकेनिज्म हैं फ्रूट राइपनिंग के, और वो क्या है? अगर हम बात करें फ्रूट राइपनिंग की, किसकी वजह से हो रही है, इथिलीन की वजह से हो रही है, इथिलीन की वजह से हो रही है फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग के दो मैकेनिज्म हैं, कौन से? एक एसीएस डिपेंडेंट और दूसरा एसीएस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ACS stands for adenylate cyclase synthase एंजाइम होता है। अब ACS डिपेंडेंट क्या करवाता है कि यहां पर लाइकोपीन की जो सिंथेसिस होती है उसको करवाता है। तो ये हो गया हमारा ACS डिपेंडेंट, जो कराता है किसका, किसका फॉर्मेशन, लाइकोपीन का सिंथेसिस कराएगा। तो फ्रूट राइपनिंग इथिलीन करवा रहा है, तो इथिलीन में एसीएस डिपेंडेंट जो होगा, एडिनाइलेज साइक्लेज डिपेंडेंट जो एंजाइम है, वो इथिलीन से जब राइपनिंग हो रही है तो लाइकोपीन का सिंथेसिस हो रहा है। लाइकोपीन की सिंथेसिस की वजह से क्या हो रहा है, रेड कलर ऑफ द टोमेटो आ रहा है। ठीक। एसीएस इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहां प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम विच इज नोन एज क्लोरोफिलेज। क्लोरोफिलेज जो एंजाइम है, इसका काम है क्या, क्लोरोफिलेज का काम है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ किसका, क्लोरोफिल। तो एसीएस डिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि लाइकोपीन सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा टमाटर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम द ग्रीन कलर। लेकिन एसीएस इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्लोरोफिलेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है एंड विच लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द क्लोरोफिल। और जब डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा क्लोरोफिलेज आने की वजह से, तो लाइकोपीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लाइकोपीन के एक्सप्रेशन को अभी तक किसने दबा रखा था, इस क्लोरोफिल ने। जो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल था, इसकी वजह से क्लोरोफिल जो लाइकोपीन था उसका एक्सप्रेशन जीन का क्या था, रुका हुआ था, सप्रेस्ड था। लेकिन क्लोरोफिलेज एंजाइम ने क्लोरोफिल को डिग्रेड कर दिया, तो उस केस में लाइकोपीन का सिंथेसिस जो जीन है उसका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो एसीएस इंडिपेंडेंट में क्लोरोफिलेज जैसे ही क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन करना शुरू करेगा, लाइकोपीन का एक्सप्रेशन आएगा, तो क्या होगा, वापस से टमाटर जो है वो ग्रीन कलर से रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ऐसा ही, अरे ऐसा ही। तो यहां पर
एग्जैक्टली क्या होता है कि 3 जीन यहां पर भी रेस्पॉन्सिबल्स हैं, जैसे कि 3 जीन कौन सी हैं, pTOM5, pTOM6 और है pTOM। तो pTOM5 जो है वो एनकोड्स फॉर phytoin विच इज रेस्पॉन्सिबल, एग्जैक्टली अगर रेस्पॉन्स बोलें तो ये किसका सिंथेसिस कराती है, लाइकोपीन सिंथेसिस करवाती है ये, ओके। एंड pTOM6 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम, दैट इज पीजी। पॉलीगैलेक्टो यूरानेज जो होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और पॉलीगैलेक्टो यूरानेज जो होता है वो क्या कराता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल करवाता है, ठीक। अरे ठीक है। और pTOM जो है वो फ्रूट की राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दीज 3 जीन्स गवर्न द राइपनिंग इनसाइड अ पोटैटो, तो वो टोमेटो प्लांट, ओके। तो क्या हो रहा है कि pTOM6 को अगर स्पेसिफिकली हम लोग देखें, शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मतलब क्या, हम टमाटर लाल तो चाहते हैं, टाइट चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि टमाटर जो है वो एकदम सड़ जाए, यानी कि जो उसकी वॉल है, जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, या तो तभी तो खराब होना शुरू होता है टमाटर। तो अगर हम किसी तरीके से इस सॉफ्टनिंग ऑफ द सेल वॉल को अगर रोक दें, देन वी कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द टोमेटो, क्लियर, ऐसा ही कुछ। तो क्या किया गया, इसमें यूज किया गया एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का, वो तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटीसेंस mRNA प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखना, नॉर्मल टोमेटो था, नॉर्मल mRNA यानी कि पीजी जीन जो था, एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं समझाता हूं, एक बार ध्यान से देख लेना। नॉर्मल टोमेटो था, टोमेटो जो था उससे हमने क्या निकाला, हमने pTOM6 जो पीजी के लिए पीजी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, नॉर्मल टोमेटो से हमने pTOM6 जीन्स को आइसोलेट करा। इस pTOM6 का हमने क्या लिया, एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन से इसका mRNA बना, ऐसा ही। और इस mRNA से हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन किया, क्लियर, समझ रहे हो। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से अगेन हमने एक नया mRNA डेवलप करा, और ये क्या था, एंटीसेंस mRNA था। तो जो एंटीसेंस mRNA तुम इस cDNA से डेवलप करोगे तो वो क्या होगा, ये एंटीसेंस mRNA इस mRNA की क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ओके हाँ एग्जैक्टली, एंटीसेंस आरएनए अगेंस्ट pTOM6। तो तुमने इस pTOMS जीन जो था, इसका जो mRNA था जब बनेगा, तो इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री तुमने एक नया mRNA डेवलप कर लिया। जो एंटीसेंस mRNA डेवलप हुआ वो इस नॉर्मल mRNA पीजी जीन वाला जो mRNA है इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्लियर। अब समझ गए, इतनी बात समझ गए। तो हमने नॉर्मल टोमेटो लिया, कैसे हमने फ्लावर सावर टोमेटो डेवलप किया, हमने नॉर्मल टोमेटो लिया, pTOM6 जीन को आइसोलेट किया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीगैलेक्टोयूरानेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द सेल वॉल। pTOM6 जीन को हमने आइसोलेट किया, उसका एक्सप्रेशन लिया, mRNA बनाया, उस mRNA से हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन किया, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने वापस से उसका एक्सप्रेशन लिया और एक डेवलप कराया एक एंटीसेंस mRNA। व्हाई इट इज कॉल्ड दैट एंटीसेंस mRNA, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल mRNA या कॉम्प्लीमेंट्री टू द pTOM6 जीन mRNA, ओके। नाउ अब जरा देखना और समझना, इस फिगर को देखो ध्यान से। तो दिस इज हाउ नॉर्मल टोमेटो था, नॉर्मल mRNA पीजी का प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद एक नेचुरल पोटैटो जो था उसकी राइपनिंग या सेल वॉल सॉफ्टनिंग होनी शुरू हो गई। अब हमने क्या किया, पीजी जीन ली, सेंस mRNA से एंटीसेंस mRNA डेवलप करा, और एग्जैक्टली
फिगर से नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई नहीं, मैं फिर से दिखाता हूं। हमने क्या किया, नॉर्मल टोमेटो लिया था, टोमेटो लिया, पीटॉम 6 निकाली और mRNA लिया, इससे cDNA बनाया, इस cDNA से हमने एक नया एंटीसेंस mRNA बना लिया, जो किसका कॉम्प्लीमेंट्री था, इसका। अब हमने क्या किया कि इस cDNA को वापस से उठा के इंसर्ट करा दिया किसमें, नॉर्मल टोमेटो प्लांट के अंदर। तो नॉर्मल टोमेटो के अंदर, प्लांट के अंदर जब आपने इस cDNA को इंसर्ट करा दिया तो अब वहां पर पीटॉम 6 भी है, पीटॉम 6 भी है, और उसके साथ साथ प्रेजेंट और भी कौन है, cDNA भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही पीटॉम का एक्सप्रेशन आके mRNA बनेगा, उसके साथ ही साथ cDNA का भी एक्सप्रेशन आएगा, तो जिसका एंटीसेंस mRNA भी प्रोड्यूस होगा। और ये एंटीसेंस mRNA चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसके साथ डबल हेलिकल DS, डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन कर लेगा। और हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड RNA का कभी भी ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता। हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो जब ये एंटीसेंस mRNA नॉर्मल PG यानी कि PGG पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का ही mRNA था, तभी अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा और वो क्या कराएगा, सॉफ्टनिंग कराता। लेकिन एंटीसेंस mRNA क्या कर गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री था वो इससे बाइंड कर गया, यहाँ डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्मेशन हो गया सेल के अंदर। तो अब इस mRNA का क्या नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सेल वॉल नहीं हो सकती। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का फंक्शन क्या होगा, अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, इनहिबिट हो गया। तो फ्लावर सार टोमेटो जो होता है, फ्लावर सार टोमेटो जो होता है, कंपनी कैलजीन ने बोला कि इस तरीके का टोमेटो जो हमने ये किया है, तो हमने जो फ्लावर सार टोमेटो डेवलप किया है, इसकी शेल्फ लाइफ जो है 3 वीक्स तक होती है। ओके ओके ओके, so this is how the flower summer tomato was developed and it is also a transgenic plant. Clear? I think आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। So this was it about the transgenic plants and their applications. So कल अब next lecture जब होगा, then we will start with a new topic. So thank you so much for being with me. I hope आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और कुछ और पढ़ाना हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।